अगर आपको ये समझ आ जाए कि प्राइस किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट लेने वाली है, तो आप हर चार्ट के ऊपर ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम अपने डायरेक्शन को प्राइस के अंदर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायस या डायरेक्शन होती क्या है। अब डायरेक्शन ये होती है कि करंट प्राइस से प्राइस अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेगी या नीचे की तरफ मूवमेंट लेगी। ठीक है। तो अब इस किस डायरेक्शन के अंदर प्राइस पहले मूवमेंट लेने वाली, ये बताने से भी पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि प्राइस हमेशा किसी ना किसी लेवल के ऊपर वापस आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस के मूवमेंट करने के पीछे दो लॉजिक होते हैं। या तो प्राइस लिक्विडिटी पकड़ने जा रही होती है, दैट इज सीकिंग लिक्विडिटी, या प्राइस फेयर वैल्यू ऑफर कर रही होती है किसी भी एक इम्पल्सिव डायरेक्शन के मूव के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि फेयर वैल्यू एरिया क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल कि प्राइस ने यहाँ पे एक अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बाय साइड का इम्पल्सिव मूव आया है। अब इस पूरे मूवमेंट के दौरान यहाँ पे सिर्फ बायर्स को मौका मिला है कि वो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो सके। सेलर्स को मौका नहीं मिला है कि वो इस मूव के अंदर इन्वॉल्व हो सके। सो मार्केट अब सेलर्स को फेयर चांस देगी कि इस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने का। दैट इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगी। अब जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगी, तो क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है, तो हम यहाँ से मजीद अपसाइड की मूवमेंट को ही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अगेन मार्केट के अंदर बायर्स इन्वॉल्व हो और एक इम्पल्सिव या इम्बैलेंस मूव प्राइस का ऊपर के डायरेक्शन के अंदर फॉर्म हो। अब जब हमारे पास प्राइस ये तीन स्विंग्स फॉर्म कर लेगी, तीन स्विंग्स मतलब फर्स्ट बायर्स को मौका मिला, सेकंड सेलर्स को मौका मिला, रिट्रेसमेंट आई, और थर्ड वापस से बायर्स इन्वॉल्व हो गए। तो हमारे पास जो ये एक एरिया इन्वॉल्व होगा जो कि सेलर्स को फेयर चांस देने के लिए इन्वॉल्वमेंट एरिया फॉर्म हुआ था, ये हमारे पास कहलाएगा फेयर वैल्यू एरिया। आई होप दैट मेक सेंस। तो जब हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया फॉर्म हो जाता है, दैट इज अवर एरिया जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस यहां से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक और बायर्स का मूव आया हुआ है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे अगेन सेलर्स के साथ अनफेयर हुआ हुआ है। तो प्राइस यहाँ पे सेलर्स को फेयर चांस देने के लिए अगेन एक मूवमेंट लेगी जो कि रिट्रेसमेंट मूवमेंट कहलाएगी, और जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइस सेलर्स को मौका देती है सेलर्स इन्वॉल्व हो। अगर तो सेलर्स स्ट्रांग होंगे तो प्राइस यहाँ से मजीद सेल की तरफ जाएगी। लेकिन अगर सेलर ना नॉर्मल हुए या कम हुए, तो हम वापस से एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा बुलिश ट्रेंड है इसके अंदर प्राइस वापस से कंटिन्यूएशन ले ले। तो अब इस केस के अंदर भी हमारे पास अगेन बायर्स, सेलर्स एंड बायर्स फॉर्म हो गया। तो हमारे पास एक और नया फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पे फॉर्म हो गया, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिट्रेसमेंट लेग टू द एंड ऑफ द रिट्रेसमेंट लेग। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे बुलिश ट्रेंड के मूवमेंट के अंदर हमारे पास दो फेयर वैल्यू एरियाज मौजूद हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास रिट्रेसमेंट्स आती हैं, ये जो फेयर वैल्यू एरिया होते हैं, ये हमारे लिए एज अ स्ट्रॉन्ग या हमारे पास कह लें कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देने के लिए नैरेटिव जोन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब करंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इस जगह के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो यहाँ से अब हमने क्लियर हमें इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर है। क्लियरली एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ से अब हमने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपने लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे कि जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस करके हमें वापस से अपनी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन करने को मिले। तो अब यहाँ पे सो नाउ जब हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया के तीन स्विंग्स फॉर्म हो जाते हैं और कंफर्म हो जाते हैं और प्राइस इस एरिया के ऊपर ट्रेड हो रही होती है, तो हमारे पास यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी नेरेटिव जोन या रिट्रेसमेंट जोन मौजूद होता है जो कि एज अ फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पे वर्क करेगा। सो नाउ यहाँ पे जब अगेन प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट जो है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद हुआ तो वहां तक हो सकती है। और अगर वो फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, देन हमारे जो रिट्रेसमेंट है हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे फेयर वैल्यू एरिया तक हो जाए। तो अब यहाँ से बात आती है
हमारा बायस अब हमें यहाँ पे किस तरह से क्लियर होगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे कोई मौजूद है और उसको भी प्राइस डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारा जो फेयर वैल्यू एरिया है उसको टैप करे। और जब प्राइस हमारे जो फेयर वैल्यू एरिया है उसको टैप करने के लिए, तो जब हमारे पास प्राइस फेयर वैल्यू एरिया को टैप करने आ जाती है, तो यहाँ पे हमने अपने रिजेक्शन को फाइंड करना होता है। और अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन जो कि वन कैंडल रिजेक्शन और टू कैंडल रिजेक्शन या शार्प टर्म के थ्रू होती है, रिजेक्शन के बारे में भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। करंटली आप इस वीडियो का मेरा जो मेन फोकस है वो बायस को फाइंड करना है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जब हमें इस वाले जोन से हमारे रिजेक्शन कंफर्म हो जाएगी, तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो यहाँ से अगेन हमारा स्विंग हाई को टारगेट करना होगा, विच इज दिस स्विंग हाई, जो कि हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेग फॉर्म करने से पहले ये वाला स्विंग हाई फॉर्म किया था। क्लियरली अब हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू एरिया की तीन कंडीशंस पूरी हो रही है, मतलब बायर्स को मौका मिला, अब सेलर्स को फेयर चांस मिल रहा और वापस से अब बायर्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायर्स को एक्सपेक्ट करने से पहले हमारे जो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो ये स्विंग हाई होगा। स्विंग हाई हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, हमारी डायरेक्शन होगी फ्रॉम दिस करंट प्राइस एक्शन, मतलब इस लेवल से लेके इस लेवल तक हमारा ये वाला जो एक एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर हमने अपनी बाय की ट्रेड्स को फाइंड करना है। जब हमारे पास यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है कि यहाँ से प्राइस बाय की तरफ जाने लगी है, हमारा मेन टारगेट जो होगा वो ये स्विंग हाई होगा, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अवर बायस। अब जब हमारे पास ये बायस मिल गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिट्रेसमेंट्स या जो भी हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेंगी, हम उनके अंदर बाय करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंफर्मेशन तो हमारी ये होगी कि इस वाले फेयर वैल्यू कैप्स एरिया से या तो वन कैंडल रिजेक्शन या तो टू कैंडल रिजेक्शन या शार्प टर्म फॉर्म हो जाए। जब वो फॉर्म हो गया और फॉर एग्जाम्पल इन द मीन टाइम आपने वो मिस कर दी यहाँ वाली जो एंट्री है और प्राइस करंटली इस जगह के ऊपर मौजूद है, देन हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारे यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस फॉर्म करे, जिसके अंदर रिट्रेसमेंट करते हुए हम एंट्री करें और अपने अगेन जो हमारा बायस का टारगेट है हम उस तक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें और होल्ड कर सकें। इन द मीन टाइम हमारे पास जो है हमारा मेन सेकंड फेयर वैल्यू एरिया की जो लेग है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस कि यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू एरिया की क्लियर जो डायरेक्शन है वो समझ आ गई होगी कि फेयर वैल्यू एरिया के थ्रू हम अपनी डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और जब हमारा ये बायस का टारगेट हिट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से जो है सिंपली एक रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाए। दैट इज पॉसिबल बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि प्राइस भी हमारे जो बायस का टारगेट है इसको क्लियरली फॉलो अप कर दे, फॉलो थ्रू कर दे और इससे यहाँ पे कोई रिजेक्शन ले और एक न्यू हाई फॉर्म कर दे। जब हमारे पास न्यू हाई फॉर्म हो जाएगा, देन हम अगेन सेम चीज का वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे हमारे पास एक रिट्रेसमेंट लेग फॉर्म करे और वो मे भी हो सकता है यहाँ पे जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होगा उससे मिले, या अगर उस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस डिसरिस्पेक्ट कर देगी, देन हम वेट करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू एरिया जो कि हमारा पहले बायस था स्विंग आए वो अब हमारा न्यू फेयर वैल्यू एरिया बन जाएगा, जहां से हम अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बाय की बाय का मोमेंटम आने का और हम यहाँ पे अगेन टारगेट कर सकते हैं ये स्विंग हाई, जो कि इन द मीन टाइम जब प्राइस इस जगह के ऊपर ट्रेड हो रही होगी तो ये हमारा जो स्विंग हाई है ये हमारा बायस होगा। आई होप दैट मेक सेंस और ये चीज आपको काफी ज्यादा क्लियर भी हो गई होगी। तो अब इसकी रियल फेयर वैल्यू एरिया की आपको जो एग्जांपल्स है वो मैं शेयर करने से पहले आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन प्राइस नहीं देती इस वाले फेयर वैल्यू एरिया से, जो कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ इससे प्राइस रिजेक्शन नहीं देती। इंस्टेड रिजेक्शन नहीं देती तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि प्राइस यहाँ पे क्या करेगी, प्राइस इसके अंदर एक्सेप्टेंस देगी, दैट मीन्स इसके अंदर प्राइस क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो जब इसके अंदर प्राइस क्लोजिंग दे रही है इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि यहाँ पे जो बायर्स का इम्पल्सिव मूव आया था इसके अंदर सेलर्स नॉर्मल या वीक कंडीशन के अंदर नहीं है बल्कि स्ट्रांग है। तो जब सेलर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस इस बाय साइड की जो मूवमेंट है इसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफर नहीं करेगी, इसका मत इसके अंदर प्राइस लिक्विडिटी को सी करेगी। तो लिक्विडिटी जो है
करंटली जब प्राइस इस वाले एरिया के अंदर ट्रेड हो रही होगी तो यहाँ से जो हमें नीचे की लिक्विडिटी नजर आ रही है वो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर मौजूद होगी, जो कि प्रीवियसली हमारा फेयर वैल्यू एरिया था। तो हम यहाँ पे इस स्विंग लो को मार्कआउट कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक टारगेट या डायरेक्शन या बायस की तरह वर्क करेगा। जब हमारे पास जो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर है कैंडल्स एक्सेप्टेंस दे देगी, जब यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्लियर हो गई तो हमारे पास ये भी चीज कंफर्म हो गई कि प्राइस यहाँ पे जो है अब फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रही, बल्कि प्राइस अब यहाँ से लिक्विडिटी सीक करने लगी है, जो कि लिक्विडिटी हमारे पास स्विंग लो पे मौजूद है। तो यहाँ से हम अपने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे अगर हमें स्विंग लो से प्रॉपर कंफर्मेशन वगैरह मिल गई। सो इन द मीन टाइम ये स्विंग लो कंफर्म हो गया कि प्राइस इस स्विंग लो तक प्राइस लिक्विडिटी पकड़ने आ रही है, तो ये स्विंग लो अब हमारा शिफ्ट हो जाएगा बायस के अंदर। मींस ये स्विंग लो हमारा बायस है, तो मतलब अब हमने इस करंट प्राइस सेक्शन के अंदर इस एरिया के अंदर यहाँ से हमने सेल की ट्रेड्स को फाइंड करना स्टार्ट करना है, ताकि हम इस बायस तक अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। सो इन द मीन टाइम हमारे पास अब यहाँ पे क्लियर एक डायरेक्शन मिल गई, मतलब हमारा जो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस से स्विंग लो तक बायस तक हमारा जो एरिया है ये हमारे पास एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मींस हमारा ये कॉन्टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है और फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को फाइंड करने का सिंपल इजी तरीका है, जो कि हम अपने नैरेटिव जोन फेयर वैल्यू गैप के थ्रू कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उसके अंदर रिट्रेस बैक करे और हमारे बायस तक लिक्विडिटी को जो कि ग्रैब करना है वो इजीली अपनी मूवमेंट वहां तक एग्जीक्यूट कर सके। आई होप दैट मेक सेंस कि फेयर वैल्यू एरिया से प्राइस किस तरह से रिजेक्ट होती है, फेयर वैल्यू एरिया के अंदर अगर एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो प्राइस लिक्विडिटी को किस तरह से पकड़ती है। ये सारी चीज़ों की थ्योरी आप लोगों को या इसका सारा लॉजिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब मैं बढ़ते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ कि प्राइस यहाँ पे किस तरह से वर्क करती है फेयर वैल्यू एरिया के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली प्राइस हमारे पास इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके रिट्रेस करती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अब इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हमने रिजेक्शन का वेट करना है, विच इज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शार्पटन एंट्री पैटर्न फॉर्म हुआ, मतलब फेयर वैल्यू गैप इन एंड उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आउट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा शार्पटन एंट्री पैटर्न फॉर्म हो गया, जिसने हमें यहाँ पे रिवर्सल की कंफर्मेशन दे दी है कि प्राइस यहाँ से अब बाय की तरफ मूवमेंट ले सकती है। तो जब प्राइस हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप से वीकली रिजेक्ट हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे बाइस की डायरेक्शन है वो ओपोजिंग लिक्विडिटी है। तो ओपोजिंग लिक्विडिटी हमारे पास जो स्विंग हाई फॉर्म मौजूद है वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से, वो ये वाला स्विंग हाई मौजूद है। तो ये स्विंग हाई जो है ये हमारे लिए वर्क करेगा एज अवर बायस। मतलब अब हम इस बायस की डायरेक्शन तक, इस बायस के लेवल तक अपनी बाय की ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होने के बाद बाय अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेती है और एक इम्पल्सिव बाय साइड का डायरेक्शन की मूवमेंट आती है। तो अब जब आप ये वाली मूवमेंट देख रहे हैं तो इसके अंदर एक चीज फॉर्म हुई हुई है, जो कि हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया फॉर्म हुआ है। एज यू कैन सी एक बाय का इम्पल्सिव मूव आया, सेलर्स को फेयर चांस मिला और उसके बाद वापस से बायर्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एक एरिया फॉर्म हुआ है ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया है, दैट कैन वर्क एज अवर रेजिस्टेंस, सॉरी दैट कैन वर्क एज अवर सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया का हाई है इसको हम मार्कआउट रखेंगे अपने पास कि ये हमारे पास एक बाय साइड की डायरेक्शन के अंदर रिट्रेसमेंट का एक अहम जोन है, जिधर से हम अगेन एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि प्राइस हमारे बायस की डायरेक्शन तक मूवमेंट ले सके। तो दैट विल बी अवर, ये जो एरिया होगा हमारे पास सारा ब्लू, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एरिया होगा, यानी हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। तो अब इन द मीन टाइम जब प्राइस यहाँ पे इस एरिया के अंदर ट्रेड हो रही होती है, जब प्राइस ने यहाँ पे रिसेंटली इस जगह के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सबसे पहले, जो कि मैंने आपको जब इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था तभी आपको बताया था कि फेयर वैल्यू एरिया से पहले यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले, और जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले लेगी तो हम फेयर वैल्यू एरिया तक आने का प्राइस का वेट नहीं करेंगे, बल्कि हम फेयर वैल्यू गैप से ही रिजेक्शन एक्सपेक्ट अपने टारगेट तक जाने को एक्सपेक्ट करेंगे।
यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली वही करती है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके टैप इन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कैंडल रिजेक्शन, यहाँ पे प्राइस फॉर्म भी करती है और हमारा इन द मीन टाइम जो हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ पे फॉर्म कर रही होती है, इसका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो यहाँ पे ये स्विंग हाई होता है। अब इस स्विंग हाई के पीछे की जो साइंस है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप क्लियरली देख सकें कि यहाँ पे हमारे पास एक बाय साइड का मूवमेंट आया, इसके अंदर सेलर्स को फेयर चांस मिला इन्वॉल्व होने का। तो जब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रही है और बाय में जाने लगी है, तो हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी इस फेयर वैल्यू गैप से लेके इस स्विंग हाई तक बन जाएगा। मतलब ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी प्लस कॉन्टेक्स्ट एरिया होगा जिसके अंदर हम अपनी बाय की ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट और हमारा मिनी बायस जिसे कह सकते हैं, यानी स्विंग हाई इस एरिया से लेके ये हमारा एक बायस होगा, जिसके बाद जिसके अंदर हम यहाँ पे अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली प्राइस ने बायस के टारगेट को हमारे हिट भी कर दिया और हमारे पास एक न्यू फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पे प्राइस ने फॉर्म किया। अब न्यू फेयर वैल्यू एरिया कैसे कि बाय साइड की मूवमेंट, सेलर्स और वापस से बायर्स आ गए, तो हमारे पास ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया है। तो अब ये फेयर वैल्यू एरिया हमारे लिए अगेन वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। इसको सबसे पहले मैं मार्कआउट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो फेयर वैल्यू एरिया है, हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस रिजेक्शन ले और वापस से हमारा फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद हमारा जो ओवरऑल बायस का टारगेट है जो कि ये स्विंग हाई है, इस तक प्राइस अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू रखे। बट यहाँ पे होता क्या है कि प्राइस यहाँ पे इससे रिजेक्शन लेती है, लेकिन अपने फर्स्ट टारगेट जो कि ये स्विंग हाई है इधर तक जाने में फेल हो जाती है। और इसके अंदर यहाँ तक जाने में फेल हो तो जाती है, उसके बाद प्राइस हमारा जो ये फेयर वैल्यू एरिया है इसके अंदर प्राइस आके कैंडल क्लोजिंग देना भी स्टार्ट कर देती है। मतलब ये कि प्राइस अब इस वाली जो रिट्रेसमेंट लैग आ रही है, मतलब ये हमारे पास जो बायर्स का मूव आया है इसके अंदर प्राइस सेलर्स को मौका दे रही थी, लेकिन सेलर्स इसके अंदर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि सेलर्स ने फेयर वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस को एक्सेप्टेंस लेने पे मजबूर कर दिया। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि प्राइस अब यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रही, बल्कि प्राइस यहाँ पे अब लिक्विडिटी को पकड़ने आ रही है, मतलब प्राइस लिक्विडिटी सीख कर रही है। तो यहाँ से अब हमारा जब प्राइस ने इसके अंदर एक्सेप्टेंस ले ली, तो यहाँ से जो हमारा जो बायस है वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम या मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो ये स्विंग लो होगा और यही स्विंग लो हमारा बायस भी होगा, यानी ये हमारा डायरेक्शन भी होगी। तो मतलब अब हमने इस फेयर वैल्यू एरिया से लेके इस बायस वाले जोन तक कॉन्टेक्स्ट एरिया हमारा ये बनेगा और ये हमारा ही एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा जो कि सेल की डायरेक्शन का है। तो मतलब अब हम इसके अंदर सेल की ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली प्राइस जो है डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देती है। तो यही चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताई थी कि प्राइस के अगर हमें डायरेक्शन या हमें अपना बायस कंफर्म हो जाए तो हम बड़ी बड़ी जो कैंडल्स हैं या बड़ा मोमेंटम है हम उसको कैच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट और अननेसेसरी मोमेंटम। तो यहाँ पे जब अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से अब हमने सेल्फ ट्रेड को फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का क्या प्रोसीजर होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जब तक प्राइस हमारे बायस को हिट नहीं करती हम अपने यहाँ पे सेल के नैरेटिव जोन्स को फाइंड करते रहेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा सेल का जो नैरेटिव जोन है वो ये फेयर वैल्यू गैप है अगेन, जिसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस रिजेक्शन ले, जो कि हमारे पास इस तरह से फॉर्म होगी कि प्राइस रिजेक्शन ले और हमारा जो बायस का टारगेट है उस तक अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखे। सेकेंडली जो हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस अगर इस गैप को डिसरिस्पेक्ट कर देती है, जो कि इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस ने 3 दफा स्विंग टैप इन किया और रिजेक्शन ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रख पाई, तो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस इस गैप को, ये वाले गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रही है और प्राइस सेकंड हमारा जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसके तक रिट्रेस करने वाली है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिक्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की मोमेंटम अगर आप सिर्फ इतने प्राइस एक्शन को देखें तो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू एरिया भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलर्स का मोमेंटम उसके बाद बायर्स को रिट्रेसमेंट आई और बायर्स फेल हो गए और वापस से सेलर्स आ गए। तो ये हमारे पास जो एरिया है ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया है फॉर द सेल साइड। तो मतलब हमारा हम इस वाले एरिया को टारगेट कर सकते हैं
ये जो हमारा फेयर वैल्यू एरिया है फॉर द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें रिजेक्शन दे और हमारा बायस तक हमें सेल के ट्रेड्स को फाइंड करने में हेल्प करे। सो ये जो हमारे पास रेड एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा या कॉन्टेक्स्ट एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू एरिया से जब प्राइस रिजेक्ट करती है उसके बाद क्लियरली हमारा जो बायस का टारगेट है प्राइस उसको जाके रीच कर देती है और प्राइस उससे भी ज़्यादा नीचे चली जाती है। सो दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट वर्क। फेयर वैल्यू एरिया तक प्राइस किस तरह से मूवमेंट लेती है या लिक्विडिटी तक प्राइस किस तरह से मूवमेंट लेती है। आई होप दैट मेक सेंस और ये चीज़ आपको सारी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने अपने जो ट्रेड्स हैं उनको अपने बायस को फाइंड करना है और बायस की डायरेक्शन के अंदर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो हमारे पास रिट्रेसमेंट की टाइप्स होती हैं वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक मैक्सिमम आ सकती हैं और किस रिट्रेसमेंट पे पहले प्राइस जाएगी, किसके ऊपर बाद में जाएगी, या किस लेवल तक प्राइस पहले जाएगी, किस लेवल तक बाद में जाएगी। ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ वन कैंडल रिजेक्शन, टू कैंडल रिजेक्शन या शार्प टर्न जो है उसके बारे में डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हम अपनी रिजेक्शन को जब हमारी प्राइस रिट्रेसमेंट जोन को प्राइस रीच करती है तो वहां पे हमने रिजेक्शन को कैसे कंफर्म कर सकते हैं या अपनी डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम जो आने वाला है उसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, या अगर जो हमारी रिजेक्शन है उस एरिया की डिसरिस्पेक्ट होने वाली है तो वो चीज़ हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। I will be share that in the later on. So stay tuned. So that is it for this video. I hope it helps you. We will meet in the next one. Thank you.